हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपको जैसे बोला था इंस्टीट्यूशन सीरीज करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरा इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रहा है और ऑलमोस्ट ये कुछ दिन में अब खत्म हो जाएगा, एक दो दिन के अंदर में। पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो आपको लास्ट में लिंक मिल जाएगा, आई बटन के पास देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग किस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने के लिए, नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है। क्या है नहीं है सब बताऊंगा। मेंस के एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक बार, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं या फिर कोई नॉलेज भी ले जाना चाहता है इसके ऊपर, तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है नीति आयोग। तो मेनली जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। इशूज एंड चैलेंजेस प्रिटेंडिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। अब मेरा सिलेबस बोलने का एस्पेक्ट हमेशा से यही रहता है कि जब तक आपको सिलेबस अच्छे तरीके से नहीं पता होगा तब तक क्या होगा, आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर चीजों को रिलेट करना है ना, तो सबसे पहले सिलेबस जानिए। सिलेबस जितना बार आप पढ़िएगा उतने तरीके से आप चीजों को रिलेट कर पाइएगा। ऐसे तो आप कभी चीजों को रिलेट नहीं कर पाएगा, कनेक्ट कर पाइएगा, तो पढ़ने का क्या फायदा, ठीक है। तो आइए पहले हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि न्यूज में नीति आयोग क्यों चल रहा है। तो जैसा कि अभी नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट क्या चीज के ऊपर है, उसका नाम क्या है उस डॉक्यूमेंट का? उस डॉक्यूमेंट का नाम है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75। यानी हम लोग क्या मना रहे हैं? 75 साल मना, 75 ईयर्स मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आपको अच्छे तरीके से पता है इस बारे में, ठीक है। इसलिए 22-23 के लिए क्या किया गया है, एक स्ट्रेटजी जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा क्या चीज के ऊपर, और उस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, ठीक है। जो नई इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है, 2022 में, उसके ऊपर ये रिलीज किया गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 41 एक्स्ट्रा जो जोड़ा गया है इसमें, 41 डिफरेंट एरियाज को कवर कर रहे हैं, वेदर इट इज आईटी सेक्टर, वेदर इट इज एमएसएमई। तो इसमें 41 एरियाज को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ के और इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई न्यूज में क्यों चल रहा है। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर देता हूँ, नीति आयोग का इतिहास क्या रहा है। नीति आयोग शुरू से नहीं था। नीति आयोग के आने से पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। लेकिन जैसे इसके 65 ईयर्स पूरे हुए, उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसका नामकरण कर दिया गया नीति आयोग। दोबारा से इसे रीनेम कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है। इसका नामकरण करने के साथ इसका अप्रोच क्या रखा गया था? इसका अप्रोच रखा गया था बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो एकदम निम्न स्तर से बात करें। निम्न स्तर मतलब सबसे नीचे, लोएस्ट, ठीक है। मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे, जहां पे एजुकेशन की बात हो, इंफ्रा की बात हो, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन एकदम बिल्कुल लोएस्ट, जो सबसे बोलता है ना, सबसे निचला वर्ग है हमारे समाज का, वहां से हो, ठीक है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन का में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप इसीलिए मुझे इसके लिए सॉरी कि कभी कभी मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता एज अ टीचर, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इसका विजन क्या था? मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। अब इसको देखो मैं कैसे समझाता हूँ, ये समझो। मान के चलो आपके पास क्या है, 2 लैंड है, ठीक है। पहले उससे पहले मैं लाइन पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसका लाइन पढ़, ये लाइन सुनो, इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। अब समझो मैं क्या बता रहा हूँ। आपके पास क्या है, एक लैंड है और आपके पड़ोसी के पास एक लैंड है, ठीक है। आप दोनों का लैंड सटा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लैंड के बीच से एक नाली निकालनी है, ठीक है, क्योंकि पानी आपके घर के आगे जमा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उनके जाते हो, इनके पास जो आपके पड़ोसी हैं, आप बोलते हैं सुनिए, हमारे और आपके लैंड के बीच से इतने इतने का दूरी का जगह छोड़ते हैं और क्या करते हैं, एक नाली निकालते हैं ताकि वाटर फ्लो करते रहे और वाटर घर के आगे ना जमे, ठीक है। अब आपका, अगर आपका इसमें ये, हाँ, आपका पड़ोसी सहमत होगा तभी आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या कहता है, आप ये आपका एक दूसरा उपाय क्या है इसमें,
दूसरा उपाय ये है कि अगर आप पड़ोसी की ही लैंड को खरीद लो तो ये दोनों लैंड आपका हो जाएगा। अब जहां मन वहां से नाली निकालो। वैसा ही कुछ ये साउंड करता है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट दोनों हट गए, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट हटा के एक गवर्नमेंट कर दो, और जो जो शासन है वो पूरे दोनों लैंड के ऊपर हो गया इनका, ठीक है। और फिर इसका आगे क्या है, स्पिरिट क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये कितना बड़ा बोलता है ना उसको कि यार वो वर्ड एक सूट नहीं कर रहा है, देखो पॉलिटिकल में मत बनाना, लेकिन होता है ना, वो होता है ना सिर्फ दिखावटी जिंदगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही मतलब है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करे। फिर आप कहते हैं कि इसका विजन भी क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। तो क्या यह सिर्फ साउंडेबल अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, सवाल है पॉलिटिकल में बताइए, बट एज अ यूपीएससी टीचर और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस पे थिंक करो, ठीक है। उसके बाद इसका नाम भी क्या रख दिया गया है, थिंक टैंक रख दिया गया है, या एडवाइजरी बॉडी। अब ये थिंक टैंक क्या होता है, ये ऐसा कोई नहीं कि टैंक में जाके थिंक भरा हुआ निकाल के देना है सबको। थिंक टैंक का मतलब होता है कि ये विचार करेगा, प्लान्स बनाएगा, और क्या करेगा, एडवाइजरी जारी करेगा। यानी क्या करेगा, अगर सरकार को कुछ सलाह मशवरा करना हो तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के द्वारा, क्योंकि सरकार पॉलिसी कैसे बनाती है, किसी के सलाह मशवरा से बनाती है। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठा और चलो कुछ पॉलिसी बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। पॉलिसी की जरूरत क्यों है, पॉलिसी के ऊपर कुछ डेटा आएंगे तब पॉलिसी बनता है, ठीक है। इसीलिए एक एडवाइजरी बॉडी भी इसको बोला जाता है, ठीक। अब चलिए बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत करता हूँ, एक एक चीज बच्चे की तरह समझाता हूँ यार। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से क्या जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर से आपको कुछ सीखने ही मिल रहा है, वो भी फ्री कंटेंट, ठीक है। कोई पेड क्लासेस नहीं है, कोई कोड लगाने नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, स्टार्टिंग में सेटअप हुआ था 1950 के अंदर में, ठीक है। इसका एक एज ए एजेंसी, इसका स्थापना हुआ था ना एज ए एजेंसी, जो क्या करता था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को प्रोवाइड करता था कंट्री के अंदर में, ठीक है। चलिए, इसका जो स्टार्टिंग में जो ड्यूटी था वो सिर्फ दो। पहला क्या था, इंप्लीमेंट करना 5 ईयर प्लान को, और प्रोवाइड करना फाइनेंस टू द स्टेट, यानी राज्य को वित्त प्रदान करना ही इसका पहला ये था। सॉरी, 5 ईयर प्लान ही लागू करना, और दूसरा राज्य को वित्त प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। बस यही दो काम था। लेकिन हुआ क्या आने वाले टाइम में, क्या आपको पता है कि 1991 में आया एलपीजी, ठीक। सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, फेडरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ कि जो टर्निंग पॉइंट थी इकोनॉमी में ना, वहां ये आदमी फिट नहीं बैठ रहा था। अब लग रहा था कि नहीं, फिर इसको धीरे धीरे सह रहा था, इसका काम ही अलग था। इंडिया कुछ और काम कर रहा है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल पाथ पे चल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये कहीं और काम कर रहा है। ये देखा ना सरकार कि ना भाई तू फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। 2015 तक इसको झेला, अब तू जा यार, अब मैं तेरा क्या करूंगा, नाम चेंज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वही शराब नए बोतल में बेचूंगा, ठीक है। ठीक है, तो नीति आयोग यहाँ पे क्या किया, अब इसका एजेंडा क्या है, टीम इंडिया। ये टीम इंडिया क्या है, टीम इंडिया क्या क्रिकेट वाला नहीं। यहाँ पे कहता है कि ये यहाँ पे क्या चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इंडिया का जो स्टेट है ना वो भी पार्टिसिपेशन दे अपना, ठीक है। साथ ही साथ एक नॉलेज और इनोवेशन हब प्रोवाइड करना चाहता है, जो इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, ठीक। तो इसका अब दो काम क्या है, टीम इंडिया काम करना। टीम इंडिया मतलब जहां पे पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसका एजेंडा ही देखो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से पहले आपका टीम इंडिया सामने आ गया, और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक कैपेबिलिटीज, जैसे कि मैंने बताया कि इसका थिंक टैंक नाम रखा गया है, और एडवाइजरी बॉडी, इसी कारण इसका दूसरा रोल भी वही डिफाइन हो जाता है। ये तो हो गई आपकी बैकग्राउंड की बात, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स बात कर लेते हैं, जो स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के। तो पहला इसको सोच के क्या बनाया गया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करें, सपोर्ट इनवाइट्स करें और मैकेनिज्म्स बनाएं, स्टेट एंड कंटिन्यूअस बेसिस रिकॉग्निशन विद स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्गर नेशन। जहां पर राज्य एक साथ उठ के आए, केंद्र सरकार के साथ मिलके कुछ अच्छा करे, ठीक है, उनका साथ दें। जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री का एजेंडा ही है सबका साथ सबका विकास, तो वो सबका साथ चाहते हैं। तो सबका साथ तो यानी ऑल ओवर स्टेट से वो सबका साथ चाह रहे हैं। तो ये इसका मेन मतलब ही था ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। पहला जैसा इसका था रोल कि तानाशाह वाला, मतलब अब नेशनल जो करेगा सेंटर करेगा, उसमें स्टेट की भागीदारी कुछ नहीं होगी। लेकिन अब क्या है कि भागीदारी स्टेट को भी देने की बात कही गई है, ठीक है।
साथ ही साथ डेवलप करना मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट द क्रेडिबल प्लान, जो भी प्लान बनाया गया है राज्य सरकार सॉरी केंद्र सरकार द्वारा, उसको क्या करना, विलेज लेवल पे प्रोवाइड करना। ठीक है, हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उन तक ये पहुंचाना, इंश्योर करना। ठीक है, कि जो भी चीज प्रोग्राम चल रहा है वो हायर लेवल तक पहुंच सके, जो जिस उद्देश्य से शुरू किया गया किसी प्लान को, सपोज करो एक्स प्लान को शुरू किया गया है, एक्स स्कीम को शुरू किया गया है किसी उद्देश्य से, वो विलेज लेवल तक एकदम उसी स्तर तक पहुंचे ना जहां तक सरकार चाह रही थी पहुंचाना। ठीक है, साथ ही साथ ये इंश्योर करना चाहता है क्या चीज के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी और इनकॉर्पोरेट इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। तो जो कॉर्पोरेशन होता है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कैसे, अगर आप यहाँ पे क्या होगा, स्टेट को भागीदारी नहीं देंगे, स्टेट को मान के चलो भागीदारी नहीं देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है या पॉलिसी है, मे भी आगे जाके फेल हो जाए। ठीक है, तो वो फेल ना हो। ठीक है, और एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी का भी बात किया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, नीति आयोग को लाया गया। साथ ही साथ इसका दूसरा उद्देश्य क्या था कि हम अटेंशन पे कर सके सेक्शन, जो सबसे नीचा सेक्शन है, मतलब आप समझो कि जो बोलता है ना कि कास्ट वाइज या फिर समझो कि इनकम वाइज सबसे लो सेक्शन जो इंडिया में आता है, जो बिल्कुल दूर है अभी तक के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, या वहां तक क्या करना, इक्विटेबल फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक का प्रोग्रेस हो रहा है वहां पे जो समानताएं नहीं मिल रही है उन वर्गों को, उनको ये पहुंचाना। ठीक है, उस पर ज्यादा अटेंशन देना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एडवाइस एंड इंकरेज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो थिंक टैंक माइंड है, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रहे हैं और जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, थिंक टैंक या एजुकेशन या पॉलिसी रिसर्चर, उनके साथ क्या करना, एक क्या साझेदारी मतलब रखना, उनको एडवाइस देना या उनको इंकरेज करना उसके लिए कि आप हमारे साथ साझेदारी रखिए, या हम आपके साथ साझेदारी रखना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएट करना नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम, यानी नॉलेज का हब बनाना, जैसे कि मैंने बता दिया आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में कि नॉलेज का हब बनाना ही इसका काम है। ठीक है, वही से इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिखने का ये लोग का रहता है कि हाँ, मतलब मीनिंग जब स्टार्टिंग में दो दे दिया तो मीनिंग को आप बहुत तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑफर करना एक प्लेटफॉर्म जहां पे रिसोल्यूशन किया जाए इंटर सेक्टर एंड इंटर डिपार्टमेंट इशू, जो भी इंटर डिपार्टमेंट इशूज है या इंटर सेक्टरल इशूज है उसको हैंडल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नीति आयोग। ठीक है, ये मेंटेन करता है स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर एंड रिपोजिटरी ऑफ द रिसर्च ऑन द गुड गवर्नेंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट विद हेल्प में। मैंने बोला ना कि यहाँ पे क्या है ना कि स्टेट का जो भी रिसोर्स सेंटर है ना, और जो नेशन का रिसोर्स सेंटर है, यानी केंद्र सरकार का जो रिसोर्स सेंटर है, उसको में मेंटेन रखना, यानी वेल मेंटेन, यानी इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये नहीं हो कि कुछ राज्य बहुत डेवलप कर रहे हैं, कुछ राज्य डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात कही गई है। ठीक है, नीति आयोग क्या है, एक तरह का नोडल एजेंसी है जो एड्रेसिंग करता है एसडीजी इंडेक्स के ऊपर। अब एसडीजी इंडेक्स यानी आपको पता सस्टेनेबल गोल है अपना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नहीं पढ़ा है तो पीटी मत देना, बेहतर से ये एक तरह का टिप है। प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, अब सॉरी, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अब अंतर क्या है, इसको क्यों बदला गया, क्योंकि ये थिंक टैंक, नीति आयोग थिंक टैंक है, वहां पे ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसा काम करता था, यानी एक तरह का संवैधानिक बॉडी काम करता था, जबकि इसका काम थिंक टैंक के ऊपर में दिया गया है। ये मेंबरशिप इसका जो है वाइडर एक्सपर्टीज को रोकता था, मतलब बढ़ाता है, जहां पे ये रोकता था। ये क्या करता था, स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है, ये रोकता था। ठीक है, इसका जो सीईओ था वो अपॉइंटेड होता था कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसका सेक्रेटरी अपॉइंटेड होता था यूजुअल प्रोग्रेस के अंदर, मतलब जो अच्छा कर रहा है उसी के ऊपर उसी द्वारा उसका क्या बना दो, सीईओ बना दो। बट ये क्या करता है, ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये फोकस करता है बॉटम अप्रोच पे, यहाँ टॉप अप्रोच। अब ये टॉप अप्रोच क्या होता है ना, जो सबसे ऊपर में काम कर रहा है। टॉप अप्रोच जैसे हो गया तुम्हारा, बॉटम अप्रोच में भी एजुकेशन आता है, टॉप अप्रोच में भी एजुकेशन आता है। अब टॉप अप्रोच में एजुकेशन क्या, जहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन ऑफ जो बॉटम में है, फिर भी उसी पे ध्यान देना, बस उतना पे ही ध्यान देना। ये बॉटम अप्रोच पे बात करता है, एकदम लोअर स्तर पे। बॉटम अप्रोच का अगर कुछ डायग्राम दिखाते तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये होता है बॉटम अप्रोच। ठीक है, और टॉप अप्रोच की बात की जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हो गई आपके टॉप अप्रोच। ठीक है, इट डज नॉट प्रोसेस द मैंडेट एंड इम्पोज पॉलिसीज,
ठीक है, ये ऐसा नहीं कहा था कि जो पॉलिसीज जरूरत नहीं है किसी केंद्र से उस पर जबरदस्ती राज्य सरकार पे थोप दिया जाए, लेकिन ये पहले थोपता था कि नहीं आपको ये तो करना ही पड़ेगा, बोलता था जरूरत नहीं, बोलता फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करता था, ये इट डज नॉट हैव अ पावर टू एलोकेट फंड्स विच इज विस्टर्ड बाय इन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये इसके पास क्या था, पहले इसके पास पावर नहीं है, लेकिन इसके पास क्या था, पावर था कि एलोकेट कर सकता है फंड को। तो जैसे मैंने बता दिया कि इसका पहले काम, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, आप ध्यान से सुन रहे होगे तो वेट मिनट, सर्दी भी हो गई ना मेरे को। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने कहाँ बताया था, हाँ कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्लानिंग का दो ही मोटो था, 5 ईयर प्लान लागू करना, दूसरी बात एक फाइनेंस प्रोवाइड करना है स्टेट को। वही चीज़ें बदल गया, फाइनेंस जो है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट को, जबकि ये काम पहले कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है, मौसम जो इधर से चेंज हुआ है ना, उसके कारण ही सर्दी वर्दी लग रहा है मेरे को। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग में इसमें मेंबर चेयरमैनशिप आपको प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो अभी नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो अभी अपॉइंट नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा इसका। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स हैं एंड एलटी गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल की बात की जाए तो रीजनल इशूज कंपेरिजिंग चीफ मिनिस्टर एंड एलटी गवर्नमेंट्स, बाकी इसका प्रधानमंत्री और हिज नॉमिनी एड्रेस किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। जो भी हो जिसको अपॉइंट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का हो सकता है, नहीं यूनियन मिनिस्टर हो सकता है। एडहॉक मेंबरशिप की बात करें तो 2 मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिसो कैपेसिटी ऑफ लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, और एक्स ऑफिसो मेंबरशिप क्या होता है, मैक्सिमम 4 फ्रॉम द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर ले तो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर फिक्स टेन्योर। ठीक है, स्पेशली इन्वेंटीज की बात करें तो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट जो भी आते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर ये करते हैं, अपॉइंट करते हैं कि उसके ऊपर वो विचार विमर्श करके बता सके कि इंडिया को कौन सा प्लान लागू करना चाहिए था। जैसे अभी कोविड के बाद बहुत सारे एक्सपर्टीज को प्रधानमंत्री ने बुलाया था कि उसके ऊपर वो कुछ विचार करके अपना सुझाव दें। तो मेंस बाबू की तरफ से एक मेंस क्वेश्चन ये ले लीजिए, हाउ कैन ए प्रिंसिपल कैन फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय द ईस्टर्न वाइड प्लानिंग कमीशन इंडिया। मैंने बहुत सी बताई दी आपको ऑलमोस्ट कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले राज्य की भागीदारी कम थी। अब राज्य की जब भागीदारी ही कम हो जाएगी तो किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन को अच्छी तरीके से चलना मुश्किल है। राज्य जहां आके अपना बात ही नहीं रख सकते तो क्या वो आपके नीति निर्माण से खुश होंगे, नहीं। अब आप उनका सुनोगे ही नहीं, अपना ही सिर्फ थोपते चलोगे तो क्या काम होगा सही से, नहीं। तो उनका भी सुनना जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो सिर्फ बॉस के जैसा एज अ बॉस आपको डिक्टेटर, बॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप डिक्टेटरशिप करो, आपका काम लीडरशिप है। लीडरशिप और डिक्टेटरशिप में बहुत अंतर है। लीडरशिप में आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज की बात सुनते हो, आप चीजों को सामने खुद लेके आते हो। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है कि आप सिर्फ काम थोपते हो, भले वो एम्प्लॉय कर पाए नहीं कर पाए, फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ दे, आपको उससे मतलब नहीं है, बस आप उस पर थोपते जाते हो काम। ठीक है, ये कुछ वैसा ही था प्लानिंग कमीशन। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं। वेट अ मिनट, हाँ अभी तक अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सीरीज की वीडियो चल रही है, देखिए आई बटन के पास लिंक दिख रहा है, जाके देखिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।